इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे ठोस, तरल और गैसों को कंट्रोल करने वाले उन बुनियादी नियमों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सच में बहुत दिलचस्प हैं। जब पानी बहता है या हवा चलती है तो हम अक्सर इसके पीछे के कमाल के फिजिक्स पर ध्यान ही नहीं देते। तो इस चर्चा में हम फ्लूइड मैकेनिक्स यानी द्रव यांत्रिकी के रहस्यों को खोलेंगे और समझेंगे कि दबाव और गति में ये चीजें आखिर कैसे काम करती हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। हम तरल की नई परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर घनत्व, संपीड्यता, गैस कंप्रेशन डायनामिक्स और आखिर में ध्वनि, शांता और ससंजक बल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, तरल यानी फ्लूइड की नई परिभाषा। हमेशा से लगता है ना कि हमें पता है कि तरल क्या होता है, लेकिन ठोस और तरल के बीच का जो असली वैज्ञानिक अंतर है वो थोड़ा अलग है। देखिए, ठोस पदार्थ जो होते हैं ना, वो एक हद तक शियर फोर्स यानी अपरूपण बल का डटकर सामना कर सकते हैं। वो खिंचाव और दबाव सह सकते हैं। लेकिन फ्लूइड्स बिल्कुल नहीं। फ्लूइड्स स्थिर अवस्था में शियर स्ट्रेस को जरा सा भी नहीं सह सकते। हल्का सा भी फोर्स लगा और वो अपना आकार बदलना शुरू कर देते हैं। और यहीं से निकलकर आती है असली परिभाषा। तरल असल में वो पदार्थ है जो लगातार विकृत होता है, यानी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन से गुजरता है। फोर्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब तक स्पर्श रेखीय बल या शियर स्ट्रेस लगेगा, फ्लूइड बहता ही रहेगा। ठोस में हम देखते हैं कि टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, लेकिन फ्लूइड्स के मामले में डिफॉर्मेशन का रेट यानी दर सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जरा दो प्लेटों के बीच रखे एक रंगीन तरल के बारे में सोचिए। जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाता है तो तरल की परतें एक दूसरे पर खिसकने लगती हैं, और ये जो कोण है, जो एंगल है, वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। ये साफ दिखाता है कि बल लगने पर फ्लूइड कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, वो लगातार बहने के लिए मजबूर हो जाता है। अब अगर हम ठोस, द्रव और गैस की तुलना करें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। ठोस पदार्थ कुल विकृति का विरोध करते हैं, जबकि तरल और गैसें इस विकृति की दर का विरोध करते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि तरल को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है और उसकी एक ऊपरी मुक्त सतह या फ्री सरफेस होती है। लेकिन गैसों की कोई फ्री सरफेस नहीं होती, वो पूरी तरह आज़ाद होती हैं और फैलकर पूरे बर्तन को भर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। फ्लूइड्स के अंदर द्रव्यमान या मास को नापना बहुत जरूरी है, और इसके लिए विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बेहद काम का तरीका है। ये बस एक तुलना है। किसी भी पदार्थ के घनत्व को एक स्टैंडर्ड तरल, जो कि आमतौर पर पानी होता है, उसके घनत्व से डिवाइड कर दिया जाता है। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि कोई फ्लूइड पानी के मुकाबले कितना भारी या कितना हल्का है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व 3 है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो पानी से 3 गुना ज्यादा भारी है। पानी का स्टैंडर्ड घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो बस 3 को 1000 से गुणा कर दीजिए और हमें मिल गया 3000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। है ना बिल्कुल सीधा और आसान गणित। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी का प्रभाव। यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है, क्या पानी को सच में दबाया या सिकोड़ा जा सकता है? हम सबने हमेशा यही सुना है कि पानी को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वैज्ञानिक रूप से, फिजिक्स के नजरिए से ये बात 100% सच है? तो सच ये है कि पानी पूरी तरह से इनकंप्रेसिबल नहीं है। जी हाँ, अगर हम दबाव को 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ाकर सीधा 100 एटमॉस्फेयर कर दें, जो कि एक बहुत ही भयानक दबाव है, तो पानी के घनत्व में करीब 2% का बदलाव आता है। ये बदलाव इतना छोटा है कि आम जिंदगी में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से पानी भी थोड़ा बहुत संपीड़ित होता है। और इस सिकुड़न को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉड्यूलस का। ये हमें बताता है कि कोई भी तरल दबाव पड़ने पर अपना आयतन बदलने का कितना विरोध करता है। बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा, तरल को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। यानी संपीड़ितता सीधे सीधे बल्क मॉड्यूलस की उल्टी होती है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे विषय का, गैस संपीड़न गतिकी। तरल के बाद गैसों की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। गैसों को दबाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है समतापीय या आइसोथर्मल संपीड्यता। इसमें दबाव बहुत ही धीरे धीरे बदला जाता है, इतना धीरे कि तापमान एकदम स्थिर रहता है। और दूसरा है रुद्धोष्म या एडियाबैटिक संपीड्यता।
यहाँ बदलाव इतनी तेजी से होता है कि ऊष्मा या हीट को अंदर बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल अलग अलग गणितीय नियमों पर चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, ध्वनि, शानता और ससंजक बल। क्या कभी सोचा है कि आवाज अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्पीड से क्यों चलती है? इसका सीधा कनेक्शन इन्हीं गुणों से है। ठोस में आवाज की स्पीड यंग मापांक पर निर्भर करती है। तरल में ये उसी बल्क मॉड्यूलस पर तय होती है जिसकी हमने अभी बात की थी। और गैसों में वहां ये इस बात पर निर्भर करता है कि गैस आइसोथर्मल स्टेट में है या एडियाबैटिक। ये वाकई कमाल है कि कैसे घनत्व और इलास्टिसिटी मिलकर ध्वनि का रास्ता तय करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स के स्तर पर देखें तो वहां 2 तरह के बल काम कर रहे होते हैं। ससंजन यानी कोहेजन, जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को आपस में खींचता है, और आसंजन यानी अडेशन, जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। इन्हीं बलों की वजह से श्यानता या विस्कोसिटी पैदा होती है। आसान भाषा में कहें तो जब तरल की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो ये बल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, एक तरह का अंदरूनी घर्षण। और यहीं पे हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, सूक्ष्म स्तर पर अणुओं के बीच चल रही ये अदृश्य जंग, ये विस्कोसिटी, ये कोहेशन, यही तो हमारे पूरे भौतिक विश्व को चला रहे हैं। इन्हीं की वजह से भारी भरकम नदियों का पानी बहता है, टरबाइन घूमते हैं, और यहाँ तक कि हमारे शरीर की नसों में खून भी इन्हीं नियमों का पालन करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ किताबों के फॉर्मूले नहीं हैं, ये जीवन को गति देने वाले नियम हैं। इस रोमांचक विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।